Good morning to all. Welcome to my channel ATS Institute. I hope all you are fine. तो आज हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी, जो हमारी सेकंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें जो हमारा चैप्टर है मनी का मतलब मुद्रा, आप सब लोग जानते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो न्यू यूज़र्स है वो सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी मतलब मुद्रा। आप सब लोग जानते थे मुद्रा का मतलब पैसा क्या होता है, ये सब जानते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछ ले कि पैसा होता क्या है, मनी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप में से लगभग 90% लोग जो है इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ए गुड्स विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। पहले एक लाइन में यही समझिए कि एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकृत है वो क्या है, मुद्रा है। कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स अगर वो जनरली एक्सेप्टेबल है, हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या एक मनी है। मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, गोल्ड के थ्रू आप गेहूं भी ले रहे हो, चावल भी ले रहे हो, हर चीज ले रहे हो, तो वही क्या हमारी मनी है। ठीक, मनी का मतलब करेंसी नोट से ही मतलब नहीं है। मनी एक गुड्स भी हो सकता है। आपके पास कोई ऐसा गुड्स है जिसके थ्रू आप हर चीज ले सकते हो, तो वही तो चीज क्या होती है, हमारी होती है मनी। ठीक, अब मनी की जो डेफिनेशन है वो ये है, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वी कैन इजीली स्टोर एंड ट्रांसफर एंड इट हैज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जिसे हम संचित और हस्तांतरित कर सकते हैं, और इसका इकाई का एक सामान्य रूप होता है। मतलब सिंपल ये है कि जो मनी होती है, मनी जो है उसका वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम। कुछ भी आपको खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए मीडियम क्या है, मनी है। उसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, संचित मतलब स्टोर करना, और इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, हस्तांतरित कर सकते हो। और दूसरा उसकी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। कॉमन यूनिट का मतलब होता है कि एक वैल्यू। यह भी हम डिटेल में चारों पॉइंट देखेंगे कि मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर, ट्रांसफर और क्या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अभी हम समझेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और सिंपल भाषा में ये है कि मनी वो है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम। कुछ भी आपको खरीदना बेचना, अगर किसी चीज के थ्रू वो पॉसिबल हो रहा है तो वो क्या हमारी मनी है। आपने कोई गुड्स लेना है, सामान लेना, अगर आप उसके बदले कुछ दे रहे हो तो वही क्या हमारा मनी है। अगर आप उसके बदले कुछ भी गोल्ड दे रहे हो तो गोल्ड ही क्या हो गई, हमारे लिए एक मनी हो गई। तो मनी की डेफिनेशन तो समझ आ गई कि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है जिसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, लंबे समय तक आप उसे संभाल के रख सकते हो। दूसरा, आप उसको इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। उसके अलावा क्या, उसके कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है, समान इकाई की वैल्यू होती है उसकी। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है। तो अब अगर हमें मनी को डिटेल में समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब आपको पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, ये लगभग हम 8, 9, 10th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि इसको सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। वस्तु अर्थव्यवस्था। सीसी का मतलब कॉमोडिटी इकोनॉमी। वो इकोनॉमी या वो अर्थव्यवस्था जहां गुड्स के बदले क्या कर रहे हो, गुड्स का लेन देन कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक, तो वो अर्थव्यवस्था जहां वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, या जहां गुड्स के बदले क्या करते हैं, गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज इकोनॉमी कहते हैं। आजकल भी गाँव के कई जगह जो होता है ऐसा ही चलता है। आपके पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तो क्या करेगा, गेहूं के बदले क्या कर देगा, चावल दे देगा। पहले कंट्री में यही चलता था, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमें क्या बनानी पड़ी, मनी। आपने दो वर्ड सुने हुए, परचेज सेल, क्रय विक्रय। तो ये दोनों वर्ड मनी के थ्रू ही जो है पैदा हुए। अगर मान लो मनी नहीं होती तो खरीदना बेचना वर्ड यूज होते ही नहीं। तो सबसे पहला हम ये समझ गए बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। अब इसकी कुछ कमियां थी जिसके कारण क्या हमें क्या बनानी पड़ी, मनी बनानी पड़ी।
तो पहले हम उन पॉइंट्स को देखते कि क्या क्या इसकी कमियां थी। चलिए हम डेफिनेशन तो समझ गए बार्टर एक्सचेंज की, अब हम देखते हैं उसकी जो प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी, जो उसमें असुविधाएं थी, कमियां थी, जिसके कारण हमें मनी का क्या करना पड़ा, क्रिएशन करना पड़ा। तो सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से जो है हमारे मनी की विशेषताएं भी आपको समझ आ जाएगी और काफ़ी टाइम ये एग्जाम में आया हुआ है। आवश्यकता का दोहरा संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति के पास एक एक वस्तु है और वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करने को तैयार हो रहे हैं, दोनों क्या सेटिस्फाई है, तो ये सिचुएशन होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मगर प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि ऐसा होना बहुत कम है, चांस होते हैं। दोहरा संयोग का मतलब है कि दोनों व्यक्तियों के पास सेम गुड्स हो जो लेना चाहते एक दूसरे से और दोनों क्या हो, तैयार हो। मान लीजिए एक आदमी को घोड़ा चाहिए, दूसरे के पास गाय है, वो गाय के बदले घोड़ा लेना चाहता है और घोड़े के बदले गाय लेना चाहता है और दोनों एग्री हो गए, तो आप खुद जानते हो कि ऐसे व्यक्ति मिलना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यही प्रॉब्लम सबसे पहले हमारी की प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोहरा संयोग का अभाव, ये संयोग बहुत कम मिलता था, जिसके कारण क्या होता था, कई बार हमें समय ज़्यादा लगता था या लागत ज़्यादा लगती थी, या कई बार ऐसा संयोग मिलता ही नहीं था। ठीक, तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इन प्रॉब्लम को कैसे मनी सॉल्व करते वो मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। देखिए, मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव या लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जब वहाँ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वहाँ किसी भी गुड्स की सेम वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई जो है, एक आदमी जो है 1 क्विंटल गेहूं के बदले एक गाय देने को तैयार है, दूसरा आदमी 1 क्विंटल गेहूं के बदले 2 बकरी देने को तैयार है, तो एक वैल्यू तो नहीं है ना समान। जबकि आप जानते हो मनी में अगर आप एक आइसक्रीम ले लो 20 रुपए की है, तो सबके लिए क्या है, वो 20 रुपए, तो एक वैल्यू है ना उसकी। कोई भी ले रहा है कि उसी रेट पे ले रहा है, तो वो एक वैल्यू है। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी गुड्स की क्या नहीं थी, समान वैल्यू नहीं। अब उसमें यह है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई आप गुड्स ले रहे हो, उस आपने कहा 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो सबको पता है 5 लाख रुपए का, उसकी एक सामान्य इकाई है। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिसकी क्या होती थी, सामान्य इकाई होती थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा जो है, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान या जो ठेकों का भुगतान होता है, मतलब है कि आपने किसी से पैसे ले लिए, उसको क्या करते हैं हम फ्यूचर में किस्तों में देते रहते हैं, या फिर आपने कोई काम करा लिया, उसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मकान आप बनवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने ठेकेदार को पैसे देते रहते हो इंस्टॉलमेंट में या वीकली देते रहते हो। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, मनी के थ्रू। अगर मनी नहीं होती तो मान लीजिए अगर कोई एक आदमी आपसे 1 क्विंटल गेहूं ले गया, वो आपको कहे कि मैं 1-1 किलो देते रहूँगा, तो कोई भी क्या नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। और अगर कोई तैयार हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो वही क्वालिटी के गुड्स क्या करे, वापस करेगा। तो ये पेमेंट, जो फ्यूचर पेमेंट की दिक्कत थी, वो बार्टर एक्सचेंज में पॉसिबल थी। जबकि जो है मनी के थ्रू क्या है, आप किसी से 1 लाख रुपए उधार लो और आप उसे किस्तों में देते रहो, क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मगर क्या आप उसको वही पैसे दोगे जो आपको उसने दिए थे, और साथ में क्या दोगे, इंटरेस्ट। तो वो क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में हम फ्यूचर पेमेंट के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ये प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अगला पॉइंट है हमारा, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मूल्य के संचय की कठिनाई। संचय का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनको स्टोर करना बहुत महंगा पड़ता था, या उसमें हमारी लागत बहुत ज़्यादा लगती थी। जबकि आप जानते हो तो मनी है, मनी को आप किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, बैंक में, किसी भी रूप में क्या कर सकते हो, बॉन्ड, गोल्ड के रूप में आराम से स्टोर करके रख सकते हो। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली में आपने क्या किया, एक सोने के सिक्के के बदले 50 क्विंटल गेहूं ले लिया, तो एक सोने का सिक्का तो स्टोर करना आसान है, मगर 50 क्विंटल गेहूं जो है स्टोर करना क्या है, मुश्किल है। उसके खराब होने या टूटने की चीज़ों का इनका डर बना रहता था। अगला है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाई। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर।
एक जगह से दूसरी जगह। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कमी ये भी थी कि कई ऐसी वस्तुएं थी जिनको हम इजीली क्या नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। आप मनी के थ्रू कर सकते हो, मगर उसमें कई थी, आप जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एक गोल्ड के कॉइन के बदले आपने 50 क्विंटल गेहूं लिया, तो गोल्ड का कॉइन तो इजीली ले जाएगा वो, मगर जो गेहूं है आपका, आपको अगर दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो क्या होगी, आपकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत हाई लगेगी और समय भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी कुछ, जिसके कारण हमें क्या क्रिएट करनी पड़ी, मनी। तो मनी जो है, मनी ने क्या इनको कैसे सॉल्व किया, तो मनी की जो विशेषता है, जैसे पहली विशेषता क्या आती है हमारी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा के द्वारा क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, ये विनिमय का माध्यम बन गया, जिससे हमारा लेन देन क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमें डबल कोइंसिडेंस, जो दोहरी गणना की प्रॉब्लम हो रही थी, वो खत्म हो गई। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का मतलब जो दोहरा संयोग था हमारा, कि एक गुड्स के बदले हमें दूसरा गुड्स चाहिए, तो उसके लिए हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। जबकि अब ऐसा नहीं है, आप मार्केट में जाओ, जो गुड्स चाहिए आप पैसे दो और वो आपको मिल जाएगा। तो ये विनिमय का माध्यम है, आप हर कोई जो कंट्री के अंदर है उसको ईजिली क्या कर रहा है, स्वीकार करता है। अगर आप इंडिया में हो तो आपके पास इंडियन रुपीस है, तो आप कहीं भी जाओ, कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, हर कोई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी के जो फीचर है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, वस्तु की समान इकाई या सामान्य इकाई का मान, सामान्य इकाई का मान। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू या मूल्य की समान इकाई भी बोल सकते हैं हम इसको। इसका मतलब ये है हमारा कि हर चीज की एक वैल्यू है। मनी के थ्रू एक कार आपकी 10 लाख रुपए की है, तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। जबकि पहले क्या था, किसी भी वस्तु की सामान्य मूल्य नहीं था, जो मैंने आपको बताया था अभी कि एक क्या है, गेहूं के बदले आप एक गाय ले रहे हो, 1 क्विंटल के बदले उसने बोला 1 गाय दूंगा। अगर मान लो आपके पास 1 क्विंटल या आधा क्विंटल है, तो उस केस में तो आप एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। बट मनी में क्या होता है, हर चीज को आप उसके एक रेट होता है, एक वैल्यू होती है, और उसी रेट पे क्या करते हो, आप उसको परचेज या सेल करते हो। आपको अगर 5 लाख की कार चाहिए, तो 5 लाख अगर आपके पास है तो जाओ और क्या करो, एक्सचेंज करो। तो एक सामान्य वैल्यू थी, किसी के लिए भी, कोई भी पर्सन हो उसके लिए क्या रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। अगला है डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। भविष्य में किए जाने वाले ठेके या भुगतानों की कठिनाई तो थी, मगर मनी के थ्रू क्या हो गया, फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तो फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब कि मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर सकते हैं। मनी ने जो है फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को आसान कर दिया है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी कि क्या आप क्या करो, किसी से 1 क्विंटल गेहूं लो और फिर उससे कहो कि मैं किस्तों में दूंगा, तो कोई भी तैयार नहीं होगा, ना भी क्या कोई क्या करेगा, आप क्या पता उस क्वालिटी के उसे ना दे पाओ। मगर मनी के थ्रू आप अपने कोई भी पेमेंट, किसी से लोन लो, आप उसको इंस्टॉलमेंट दो, वो तैयार है। आप अपने वर्कर से काम कराओ, उसके बदले उसको मंथली सैलरी दो किस्तों में, जैसे देते ही हैं हम, तो वो भी उसके लिए तैयार है। या आप मकान बना रहे हो, उसके लिए आप किस्तों में उसको पैसे दो, तो वो भी तैयार है। क्योंकि हर चीज़ क्या है मनी में। अब मनी को क्या करता है, मनी के थ्रू हम कॉन्ट्रेक्चुअल या फ्यूचर पेमेंट ईजिली करते हैं, क्योंकि हर कोई उसे क्या करता है, स्वीकार करता है। इसके अलावा है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब है स्टोर करना, जो अभी बताया था कि जो इसमें डिफिकल्टी थी, मनी का फीचर क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज वैल्यू मतलब मूल्य का संचय, कि हम मनी के थ्रू या मनी को ईजिली क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप कहोगे कि करेंसी तो चेंज होती रहती है, तो आप किसी और रूप में कर दो, आप उसको गोल्ड, डायमंड, बॉन्ड, शेयर इस रूप में कन्वर्ट करके अपने पास बैंक में डाल दो, तो हमेशा के लिए क्या रहेंगे, आपके पास रहेंगे।
तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा पॉसिबल नहीं था। और अगला है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जो हमने अभी समझा था कि उसको ईजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर मनी को क्या कर सकते हैं हम, ईजिली ट्रांसफर, आसानी से क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है मनी के वो हमारे कोर्स से हट गए हैं, मगर क्या पता इस साल आ जाए दोबारा। तो एक बार अगर आपको इसके ड्रॉबैक्स पता है, कमियां पता है, तो आपको फंक्शन क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जो इसकी कमी थी उन्हीं को ख़त्म किसने किया है, मनी ने किया है। तो जैसे 5वां पॉइंट था, मनी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको पता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। इनको आपने एक बार अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर ये समझ आ जाए तो फिर आपको ये इसके फीचर्स है, मनी के फंक्शंस है, उनमें क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो है हमारा पॉइंट है वो है फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा के 4 प्रकार दिए हुए हैं हमें इस बुक में। वह एक पहला है फिएट मनी या आदेश मुद्रा। इन चारों में से कोई ना कोई डेफिनेशन में हमें आ ही जाता है। तो फिएट मनी या आदेश मुद्रा का मतलब ये है कि वो मनी जिसको क्या करते, गवर्नमेंट, सरकार इशू करती है, चाहे वो नोट के रूप में करे, चाहे सिक्के के रूप में करे, और हर कोई उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब जैसे जो भी आपने नोट देखा, 50 का, 10 का, 100 का, जो है आपने नोट देखे जो आरबीआई ने या गवर्नमेंट जो इशू करती है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे कौन सी मुद्रा होती है, आदेश मुद्रा या फिएट मनी। आप अगर एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये एक लीगल वो है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। चाहे आप बैंक में 1 लाख रुपए के सिक्के लेके जाओ, मगर बैंक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फिएट मनी वो हो गई एक तरह से आदेश मुद्रा की भारत की सरकार आदेश दे रही है कि अगर आप भारत के अंदर रह रहे तो आपको इसे स्वीकार करना ही है, कुछ भी गुड्स कोई खरीद रहा है या बेच रहा है। ठीक, समझ गए। दूसरा होता है फिड्यूशियरी मनी या न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा या फिड्यूशियरी मनी जो वो होती है जो एक्सेप्टर और जो इशू करने वाला है, मतलब जो प्राप्तकर्ता और जो देने वाला, दोनों के बीच परस्पर विश्वास के ऊपर डिपेंड होती है। अगर एक दूसरे पे आप विश्वास करते हैं तो आप फिड्यूशियरी मनी या न्यास मुद्रा लेंगे, अगर नहीं करते तो नहीं लेंगे। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल में हो गया चेक। आपको कोई वर्कर को आप सैलरी दे रहे हैं, आप चेक देते हो उसे, तो अगर वो आपको विश्वास करता है कि ये चेक मेरा क्या नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा, तभी जाके क्या करेगा, वो चेक लेगा। कोई पार्टी है, उसको आप चेक दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपसे चेक तभी लेगी जब वो आप पे विश्वास करती है कि ये चेक क्या नहीं होगा, बाउंस नहीं होगा। नहीं तो वो भी किसकी डिमांड करेगी, कैश की डिमांड। तो ये वो होती है जो किस पर डिपेंड होती है, एक दूसरे के फेथ पे, विश्वास के ऊपर डिपेंड होती है। अगला है हमारा फुल बॉडीड मनी या पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा या फुल बॉडीड मनी का मतलब ये है हमारा कि वो मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य, मतलब कॉमोडिटी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू जो है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब है कि ऐसे 1 रुपये का सिक्का आपके पास, उसकी वैल्यू 1 रुपये, आप उसको तोड़ मोड़ के गुड्स के रूप में बेचो, तब भी अगर 1 ही रुपये मिल रहा आपको, तो वो हो गई हमारी फुल बॉडीड मनी। तो आजकल ऐसा नहीं होता, मगर पहले जो होते थे, जब हमारे चांदी के, सोने के सिक्के चलते थे, तो उस टाइम पे वो कौन सी मुद्रा मानी जाती थी, पूर्णकाय मुद्रा। चांदी का सिक्का उसको तोड़ के बेचो तो क्या रहेगी, वही वैल्यू रहेगी, तो फुल बॉडीड मनी। और अगला हमारा क्रेडिट मनी या साख मुद्रा, जो आजकल चलती है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होती है और कॉमोडिटी वैल्यू कम। मतलब है कि मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होगा उसमें, मगर वस्तु मूल्य क्या होगा, कम। 10 रुपये का सिक्का आपके पास, उसको आप क्या करते हो, 10 रुपये की गुड्स खरीद सकते हो, 10 रुपये उसकी वैल्यू है, मगर आप उसको तोड़ मोड़ के करके बेचो तो उससे आपको 10 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी क्या है, वस्तु मूल्य क्या है, कम है। तो वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट मनी। ठीक, तो ये आगे चारों पॉइंट समझ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति होती क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट मीन स्टॉक ऑफ मनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन हैंड्स ऑफ कंट्रीज पीपल। या मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे अभिप्राय एक
निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी या मुद्रा की पूर्ति, पहली चीज वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक का फ्लो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब एक समय बिंदु, जैसे मान लो अभी 11 बज रहे, तो अभी जो है जो भी जनता के लोगों के पास पैसा है वो क्या है, हमारा मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा का पूर्ति का मतलब ये नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये नहीं कि जो सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट पैसे। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये है कि जो एक फिक्स टाइम पीरियड पॉइंट पे, पीरियड नहीं पॉइंट, एक बिंदु पे जितने भी जनता के लोगों के पास जो टोटल करेंसी का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा की पूर्ति। इसको हम मेजर करने के 4 फॉर्मेट है, M1, M2, M3, M4, बट आपके कोर्स में केवल M1 है। तो M1 का मतलब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई या मुद्रा की पूर्ति का माप, कि कैसे माप सकते हो कि मार्केट में कितना पैसा है लोगों के पास। तो उसके लिए M1 जो है वो होता है C + DD + OD। C का मतलब होता है करेंसी, जनता के पास करेंसी। सी का मतलब जो भी जनता के पास करेंसी पड़ी है, कैश हो गया का मतलब सिक्के पड़े, नोट पड़े हुए, कुछ भी है जो जनता के पास करेंसीज है वो क्या हो गया, हमारा सी। ठीक, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है हमारा, सी का मतलब आप समझ गए करेंसीज, जनता के पास जो करेंसीज है। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, या हिंदी में बोलते हैं हम मांग जमाएं। जो भी हमारे पैसे बैंकों के पास पड़े जिसको हम कभी भी डिमांड के थ्रू निकाल सकते, जब हम चाहेंगे, हमारे पैसे जब चाहे तब हम निकाल सकते, तो वो क्या होती है, हमारी मांग जमाई होती है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक, और तीसरा होता है हमारा ओडी। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। जो आरबीआई के पास जमा पड़ा हुआ है, चाहे आरबीआई के पास आपके जो ये नाबार्ड बैंक है उसके पैसे जमा है, चाहे ये फॉरेन कंपनी या जो फॉरेन कंट्रीज है उनके पैसे अगर जमा है, तो जो भी अदर डिपॉजिट है आरबीआई के पास उसको क्या कहते हैं हम, ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, या आरबीआई के पास अन्य जमाएं। इन तीनों को हम जोड़ते तो क्या आता है हमारा M1 या मुद्रा की पूर्ति का माप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सप्लाइज मनी, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, आरबीआई। तो इसमें मेन चीज यही है कि हमारा जो देश का केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी को नोट जारी करने का अधिकार होता है। जब भी कंट्री को करेंसी इशू करनी होती है तो करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। वही नोट छाप सकता है, उसको एक अधिकार है, अकेला उसको मोनोपोली है कि वो कंट्री के अंदर नोट छाप सकता है, और जिस हिसाब से सरकार बोलते है उस हिसाब से क्या करता है, वो वर्क करता है। तो जो सेंट्रल बैंक है हमारा, आरबीआई बैंक है, उसको कम से कम 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखनी होती है। 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का गोल्ड उसे सिक्योरिटी के तौर पे रखना होता है, तभी जाके वो नोट जारी कर सकता है। दूसरी चीज 100, या तो वो गोल्ड रखेगा या फॉरेन करेंसीज जो है हमारी सिक्योरिटीज उनको अपने पास रखेगा। तो 200 करोड़ के मिनिमम उसे रखना होता है, जिसमें 115 क्या होता है, हमारा गोल्ड रखना ही रखना होता है, तब जाके वो क्या करेगा, करेंसीज को इशू करेगा। तो मेन आदमी कौन है इशू करने वाला, आरबीआई। दूसरा जो है गवर्नमेंट, सरकार जो होती है हमारी, सरकार आरबीआई को परामर्श देती है किस हिसाब से वर्क करना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनको ये अधिकार होते हैं कि जितने भी आपके सिक्के होते हैं, करेंसी जो सिक्के हैं हमारे, या 1 रुपए का जो नोट होता है, वो कौन इशू करती है, वो सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से सरकार इशू करती है। बाकी जितने भी नोट आपने देखे वो कौन करती है, आरबीआई करती है। और तीसरा हमारा कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक कोई नोट इशू नहीं करता, ना वो नोट छाप सकता है, बट वो एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है, जो क्या करता है, हमारे तक उसको क्या करता है, पहुंचाता है, या हमसे लेके क्या करता है, आरबीआई तक पहुंचाता है। तो जो हमारा वाणिज्यिक बैंक है या हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो मनी चैप्टर जो है हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। इसमें जो भी हमारे मेन पॉइंट थे हमने समझ लिए।
तब भी एक बार आप अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखना, अपने नोट्स बनाना। अगर आपके डाउट्स निकलते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम अब नेक्स्ट क्लास में जो है नया चैप्टर देखेंगे बैंकिंग, जो काफ़ी कुछ इससे मिलता है और वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान के चलिए कि हर बार क्वेश्चन उससे कंफर्म आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।